हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2023 के लिए। इस वीडियो में हम 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, क्लास 10 की अगर आपको बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी देखनी है अपने ही मीडियम में, मतलब हिंदी मीडियम में, अगर आपको बाकी वीडियोस भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां से जाके आप वीडियोस देख सकते हो। बाकी सारी सब्जेक्टों की वीडियो, क्लास 10 की जितनी भी वीडियोस है वो सारी आपको वहां पे मिल जाएंगी। और हाँ, आपके लिए जो है ना, सामाजिक का जो पोर्शन है हमारा, तो उसके अंदर एक MCQ की वीडियो अलग से बना रहा हूँ मैं, और एक ये जो मार्क्स वाली जो वीडियो है वो एक अलग से बना दे रहा हूँ। 2 वीडियो बना रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी। अब यहाँ पे जो है ना, मस्त सी चीज़ बताता हूँ कि बार एग्जाम्स में आपके MCQs आएंगे, पहले एग्जाम्स में नहीं आते थे। अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, या इन बाकी सब्जेक्टों में भी इवन 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन अब की बार आएंगे MCQ। एक आध बार और आए हैं, जैसे 2021-22 के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना के प्रकोप झेलने पड़ रहे थे बहुत सारे बच्चों को। आपने भी देखे होंगे वो चीज़ें। तो पेपर के स्टाइल उस टाइम बदले गए थे, तो उस टाइम पे आपकी सुविधा के लिए MCQ दिए गए थे। बट अब की बार भी MCQ दे रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप बोलोगे फिर 1 MCQ तो आ ही रहे हैं, आप हमको 1 मार्क्स के क्यों दिखा रहे हो, क्या ही करेंगे हम इनको याद करके। तो एक मस्त सी चीज़ बताता हूँ तुमको। ये जो MCQs मैंने प्रोवाइड कराए हैं, MCQs की वीडियो एक अलग से है, तो जो वीडियो में मैंने MCQ प्रोवाइड कराए हैं उसमें है बहुत ज़्यादा लिमिटेड MCQ, क्योंकि पेपर ही नहीं हुए MCQ वाले। तो पेपरों के बिना हम कैसे अंदाजा लगाएं कि कौन से MCQ आएंगे। अब जो कॉमन सी मैंने चीज़ देखी है एग्जाम्स के अंदर, वो क्या होता है, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर होता है 1 वर्ड में, एक शब्द में, या कोई साल पूछ रखा है, ऐसी चीज़ें जब होती है, तो वो वाले जो क्वेश्चन है वो MCQ में बना के पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए हम ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। कभी कभी जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब समझ गए ना हम इनको क्यों कर रहे हैं, और आपको भी ये करने हैं, स्किप नहीं करने हैं। सारे के सारे जितने भी मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ ये सारे करने हैं आपको, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। पूरा पेपर एनालिसिस के बेस पे ही आपको ये वीडियो बनाई है। जितने भी क्वेश्चन है पेपर वाले ही है सारे, मैंने अपने पास से एक भी क्वेश्चन ऐड नहीं किया है। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। पहले करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय होती है पूरे देश की टोटल कमाई कितनी है, उसको हम राष्ट्रीय आय कह रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को हम कहते हैं औसत आय। प्रति व्यक्ति आय जो है उसको निकालने का सूत्र क्या है, कैसे निकालेंगे, या फिर कह ले ये कंफ्यूज करने के लिए आपको औसत आय लिख सकते हैं। औसत आय निकालने का सूत्र क्या है, या फिर प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या है, तो क्या फार्मूला रहेगा हमारा, हमारे पास हमें जो है लिखना है कुल कमाई कितनी हुई, और उसके नीचे आपको लिखना है कुल आबादी कितनी है, यानी जनसंख्या कितनी है, आबादी। तो मतलब मैं एक स्टैंडर्डली बता रहा हूँ, अपनी बुक वगैरह गाइड वगैरह में चेकआउट कर लेना है कि भाई मतलब शब्द कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बट एक राउंड फिगर बता रहा हूँ कि कितना कमाया पूरी पब्लिक ने और कितनी पब्लिक है। तो वो होता है हमारा प्रति व्यक्ति आय। प्राथमिक क्षेत्र से आपका क्या मतलब है? प्राथमिक क्षेत्र यानी कि जो क्षेत्र जो है प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके कुछ बनाता है उसको हम प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे खेती करना हो गया, वो चीजें होती है नेचुरली प्राकृतिक प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। द्वितीय क्षेत्र से तुम्हारा क्या मतलब है? सेवा क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? औपचारिक क्षेत्र के ऋण किसे कहते हैं? किस क्षेत्र में श्रमिक वस्तुएं उत्पादित नहीं करते? संगठित क्षेत्र क्या है? असंगठित क्षेत्र से तुम्हारा क्या मतलब है? ये अच्छे से कर लेना, रिपीट हो रहा है बहुत ज्यादा। बैंकिंग सेवा को खालिस्तान क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो उसको बैंकिंग को किस में करते हैं हम? तृतीय क्षेत्र में। बैंक और अस्पताल संबंधित है तृतीय क्षेत्र से। खालिस्तान क्षेत्र भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान देता है, तो कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय? तो वो उसका नाम बताना, मतलब इन दोनों में से बताना है। वस्तु विनिमय प्रणाली से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, या इसका क्या अर्थ है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वो कंपनियां होती है जो एक देश की बजाय बहुत सारे देशों में व्यापार कर रही होती है, उसको हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। एक बड़ी भारतीय कंपनी का नाम लिखे जो वैश्वीकरण की वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरी है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से कार्यशील हुआ, कब उसको लगाया गया था? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये दिवस बताना हमको। तो ये कब मनाते हैं हम लोग?
संसार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक कच्चा तेल उपलब्ध है, कहाँ पर है वो बताना है। समर्थक ऋणाधार से क्या अभिप्राय है। भारत में चीन के खिलौने क्यों लोकप्रिय है, क्योंकि वो सस्ते और टिकाऊ है, और क्या। यही सिंपल सा लॉजिक और कई बार पूछ रखा है। मानव विकास से क्या अभिप्राय है। धारणीय विकास किसे कहते हैं। बैंकों में जमा को मांग जमा क्यों कहते हैं। आईएसओ से तुम्हारा क्या मतलब है। जीडीपी से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या पूर्ण रूप लिखिए, मतलब फुल फॉर्म लिखनी है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वो जो है जीडीपी जो है फुल फॉर्म आपको लिखनी है, ये कई बार पूछा गया है। व्यापार अवरोधक से क्या अभिप्राय है। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां खालिस्तान है, स्वतंत्र होती है, परस्पर निर्भर होती है, वो निर्भर होती है एक दूसरे पे। क्योंकि अगर खेती बाड़ी नहीं होगी तो फैक्ट्रियों में क्या मैन्युफैक्चर करेंगे, बना दिया तो फिर अब कुछ बनाया ही नहीं है तो किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो कुल मिला के वो परस्पर निर्भर रहती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा जिसको हम कहते हैं, किस वर्ष में लागू किया गया था। मनरेगा 2005 में किया था शायद से लागू। एचडीआई का पूर्ण रूप लिखिए। एचडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे याद करना पड़ेगा। देखो इंग्लिश में है, आप सोच रहे हो भाई मैंने तो हिंदी ले रखी है और कि फुल फॉर्म तो देखो इंग्लिश में ही लिखोगे आप फिर भी, है ना। क्यों लिखोगे, क्योंकि भाई इंग्लिश में ही बोलेंगे। डेवलपमेंट ऐसे लिख लो तुम, डेवलपमेंट ऐसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंग्लिश में लिखोगे सही रहेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बेरोजगारी क्या है, इसकी फुल फॉर्म आगे दिखा दूंगा मैं, आने वाले क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा इसकी फुल फॉर्म, कोई टेंशन की बात नहीं है। आईएमआर का पूर्ण रूप क्या है। साक्षरता दर क्या है। साक्षरता दर मतलब कितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो उसके बारे में ये। पीसीआई का पूर्ण रूप क्या है। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं का अर्थ बताइए। भारत की केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है, उसका नाम बताना है हमको। डब्ल्यूटीओ, इसका पूर्ण रूप लिखना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी कमेटी होती है एक टाइप से। कोपरा का पूर्ण रूप लिखिए। कोपरा का क्या अर्थ है, दोनों के आंसर ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इसका तो पूर्ण रूप लिखना है, मतलब फुल फॉर्म लिखनी है। इसमें हमको यहाँ पे साथ में कोपरा के बारे में बताना भी है कुछ है, और फुल फॉर्म तो ऐसे भी लिखोगे आप। एक आदर्श स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होने चाहिए। 15 से 20 सदस्य इसमें होने चाहिए, ज्यादा नहीं चलते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरे को क्यों याद है, क्योंकि भाई ये एमसीक्यू में आया हुआ है ये सेम क्वेश्चन। विषम की पहचान करें और बताइए क्यों, इनमें से विषम कौन सा है। एमटीएनएल, भारतीय रेल, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियो। तो इनमें से आपको विषम छांटने हैं, कौन से क्या सीन होता है आप देख लेना बुक से कैसे छांटे जाते हैं ये। बट मेरे को जहाँ तक ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ट्रांसपोर्ट है, ये भी ट्रांसपोर्ट है, ये भी ट्रांसपोर्ट है, ये दो नेटवर्क वाली है, शायद ये विषम होंगे, ऐसा कुछ रहा होगा, देख लेना आप। असंगत की पहचान करिए और बताइए क्यों। शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता और वकील, ये सारे पढ़े लिखे, और सब्जी विक्रेता बेचारा लोकल है। मुद्रा किसे कहते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। भारत की केंद्रीय सरकार की ओर से सिक्के कौन जारी करता है। अंतिम वस्तुओं का अर्थ बताइए। अब आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के तो बहुत प्यारे से क्वेश्चन है। देखो एक मस्त सी चीज ये है, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे आपको वीडियो में। और उसका कारण ये है क्योंकि एग्जाम में एक पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया एग्जाम में 2 नंबर का, और सेम होता है 3 नंबर में। लेकिन 6 नंबर के ये 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो आते हैं ऑप्शन में, यानी कि ये कर लो 5 और 5, ये ऐसे करके देते हैं, यानी कि ये कर लो या फिर ये कर लो, कोई सा एक कर लो। तो इसीलिए आपको 5 नंबर वाले ज्यादा मिलेंगे क्वेश्चन, 2 और 3 मार्क्स वाले कम मिलेंगे। 1 मार्क्स वाले तो ऑब्वियस सी बात है 4-5 आते थे, तो वो तो ज्यादा मिलने ही थे, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं इनको। अदृश्य बेरोजगारी से क्या मतलब है, यानी कि वो बेरोजगारी जिसमें हम काम कर भी रहे हैं और काम का कोई फायदा भी नहीं हो रहा। जैसे खेती करने के लिए हमको जो है 5 लोगों की जरूरत है खेत में, और वहां पे काम कर रहे हैं 10 लोग, वो 5 लोग बेफालतू में लगे पड़े हैं, उसी को हम कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। स्वयं सहायता समूह से क्या तुम्हारा मतलब क्या है वो बताना है, अपनी सहायता खुद ही करो, वो वाला है ये। क्यों बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटे उत्पादकों को वस्तुओं को निर्मित करने के आदेश ऑर्डर देकर अपने लिए बाजार का विस्तार करती है। उद्योगों का उनके स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। ऋण के 2 औपचारिक स्रोतों के नाम बताइए। व्यावसायिक बैंकों के 2 काम बताइए। बैंकों के 2 काम बताइए। दोनों में फर्क बस ये है, ये व्यावसायिक बैंक है और ये बैंक है। दोनों का आंसर आप सेम लिख सकते हो, मतलब इसका जो आंसर रहेगा ना वो आप इसमें भी लिख सकते हो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट यानी मनरेगा, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखिए। एक ध्यान रखना, मनरेगा के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, मनरेगा कर लेना अच्छे से। छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी नहीं है, आसान सा है। इसके तहत जो है 100 दिनों के लिए सरकार ने ये बोल रखा है कि तुमको गारंटीड रोजगार देंगे। गारंटीड समझते हो,
मतलब पक्कम पक्का देंगे तुमको 100 दिन रोजगार। तो वो वाला सीन है, और ये 2005 में लागू किया गया था। बस इसके बारे में आप थोड़ा जान लेना। बड़े क्वेश्चन भी आते हैं 5 नंबर वाले भी, छोटे भी आते हैं, और सेम सही बातें लिखनी है सब में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी एक्ट मनरेगा 2005 का क्या उद्देश्य है? विदेश व्यापार और विदेश निवेश में क्या अंतर है? प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं? ये मैंने कराया था अभी थोड़ी देर पहले, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, अभी 2 मार्क्स में पूछ लिया बस इन्होंने हमसे। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे गिनते हैं हम? कुल इनकम की, कुल कमाई कितनी है, और नीचे हमको लिखना है कुल आबादी कितनी है। ये कराया था ना मैंने आपको, तो ये वही क्वेश्चन है, और यहाँ पे 2 मार्क्स में दे दिया गया है हमको। ऐसे 2 तरीके लिखे जिनके द्वारा बाजार में उपभोक्ता का शोषण हो सकता है। मानव विकास और आर्थिक विकास में क्या अंतर है? सार्वजनिक क्षेत्र के किन्हीं 2 उद्यमों का नाम बताइए। मानव विकास सूचकांक क्या है? एचडीआई के मूल घटक क्या है? लिखिए। तो ये जो है ये एक ही चीज है, मानव विकास सूचकांक, एचडीआई को ही कहते हैं ये। या फिर आप देखो, कोई टेंशन नहीं है, अब में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे भाई हमने मानव विकास सूचकांक के बजाय तुम बोल रहे हो इंग्लिश में लिख दो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो क्या रहेगा? देखो दोनों आंसर सही रहेंगे, ये ऐसे लिख दो या फिर तुम ऐसे करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र के हमारे आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन, देखते हैं 3 मार्क्स के भी लिमिटेड से क्वेश्चन है, इसमें भी देखो 2 मार्क्स में कितने ही क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन करने हैं सारे पूरी किताब से आपको। 3 मार्क्स वाले देखो कितने हैं। उपभोक्ता के शोषण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों का संक्षिप्त वर्णन करें। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को मुद्रा किस प्रकार हल करती है? व्याख्या करें। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतों के नाम बताइए। यानी कि 3 स्तर है हमारे पास, जिला, राज्य और राष्ट्रीय। इन पे जो उपभोक्ता अदालत है उनके नाम बताने हैं बस हमको। 3 नंबर है, मतलब एक जगह का नाम बताने पे 1 नंबर। उपभोक्ता जागरूकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उपभोक्ताओं के कोई 3 अधिकार बताइए और प्रत्येक पर कुछ पंक्तियां भी लिखे। उपभोक्ता शोषण के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करें। ऋण से की इतनी अधिक मांग क्यों है? विश्व व्यापार संगठन के 3 मुख्य कार्य कौन से हैं? वस्तु विनिमय क्या है? गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के 3 फायदों का वर्णन करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? बहुराष्ट्रीय, यहाँ पे मतलब बेसिकली बताना बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, जो 1 मार्क्स में आया था ना वही सा है, बस थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन स्थापित करने के लिए निर्धारण करने वाली परिस्थितियां बताइए। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ये देखो 1 मार्क्स में आया था, एग्जाम्स में 1 मार्क्स के आए थे, अभी यहाँ पे 3 मार्क्स में दे दिया आपको, ऐसे चलता रहता है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को मुद्रा किस प्रकार हल करती है? वर्णन कीजिए। मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है? क्रेडिट के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के बीच अंतर करें। मनरेगा की संक्षेप में व्याख्या करें। देखो मनरेगा वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बहुत आ रहा है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि है बड़े क्वेश्चन हमारे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में लागू हुआ था, इसके मुख्य उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे उद्देश्य बताने, यहाँ पे उपभोक्ता के अधिकार आपको बताने हैं। वो कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा उपभोक्ता का शोषण किया जाता है? ये 3 मार्क्स में भी आया था, अभी यहाँ पे 5 नंबर में चिपका दिया। भारत में उपभोक्ता के अधिकारों की संक्षेप में व्याख्या करो। अब ये क्वेश्चन देखो तुम, इसमें क्या पूछा था हमसे? उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या करो, यही वो कानून है और इसी में बस इसको सिंपल बना के पूछा जा रहा है हमसे। उपभोक्ता के 6 अधिकार क्या है लिखो, मतलब यही क्वेश्चन यहाँ लिख दो। मतलब ये समझो तुम, मैंने अलग अलग इसीलिए लिखे हैं ताकि तुम्हें समझ आए, और ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है, और ऐसा ही जो है जब सारों में सेम ही लिखना है क्वेश्चन बहुत घट जाएंगे तुम्हारे। अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण के भारत पर अच्छे प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखो वैश्वीकरण वाला टॉपिक करना है, खास तौर पे ध्यान रखना, अच्छे प्रभाव वाला ज्यादा आ रहा है एग्जाम में। अच्छे प्रभाव का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण क्या है, कोई 4 फायदे बताइए, यही चीज यार, अच्छे प्रभाव। वैश्वीकरण को परिभाषित करें और इस पर अच्छे प्रभाव क्या पड़े, ये वाला है। तो कुल मिला के ये 1 मार्क्स में आ गया था, और ये यहाँ पे रिपीट हो, मतलब एक ही क्वेश्चन अलग अलग स्टाइलों में पूछा जाता रहा है। वैश्वीकरण के विरोध में तर्क दीजिए। अब हमें विरोध में भी कुछ तर्क देने हैं। वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों पर तर्क दीजिए। ये और ये सेम ही आंसर लिखना है दोनों में हमको, बस ये लग रहा है कि भाई कुछ नहीं लिखना, दोनों में सेम ही लिखना है।
भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कीजिए। भारत में ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों की व्याख्या कीजिए। देखो मैंने कहने को अलग लिख दिया, बस ये सेम आंसर है दोनों के। मतलब ये तुमको देखो दिखाने के लिए लिखा है, मैंने ऐसे शौक नहीं है भाई गिनती बढ़ाने का। मैं मतलब मेरे को पता है, तुमको कुछ स्टूडेंट को डाउट हो जाता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन घुमा दिया तो क्या करेंगे, ये इसीलिए मैंने अलग लिख दिया। बिल्कुल सेम टू सेम दे रहे हैं तो उसको साथ में देखो, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट अलग अलग स्टाइल में आ रहे हैं बट दोनों भी रिपीट हुए हैं। अब यहाँ पे देखो फर्क क्या है, यहाँ पे औपचारिक स्रोत वर्सेस अनौपचारिक स्रोत तुलना करनी है ना, कंपैरिजन करना है। यहाँ पे औपचारिक स्रोत बता दो, अनौपचारिक स्रोत बता दो और उसकी व्याख्या करनी है, मतलब कि उसको बताना है। यहाँ पे भी तो वही करना है। तुलना में तुम क्या बताओगे, जादू मंत्र बताओगे। यहाँ पे भी वही बताओगे, एक तरफ औपचारिक एक तरफ अनौपचारिक। यहाँ पे भी वही बताओगे, औपचारिक अनौपचारिक तुलना अंतर। मतलब यहाँ पे सिंपल लिखोगे तुम ऐसे डेफिनेशनों में, यहाँ पे थोड़ा सा बस डंडा खींच के ऐसे लिख दोगे। बस इतना फर्क है, सेम आंसर रहेगा दोनों का। ठीक है, आंसर दोनों का बिल्कुल सेम टू सेम, जीरोक्स कॉपी उतार देनी है तुमको। क्या सार्वजनिक क्षेत्र का होना जरूरी है? भारत की सरकार की भूमिका को ध्यान में रखते हुए उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। भारत में सेवा क्षेत्र क्यों इतना महत्वपूर्ण होता जा रहा है? तर्क देकर समझाइए। भारत में रोजगार सृजन के योगदान में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की तुलना कीजिए। तो उदाहरण देते हुए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के अंतरों की व्याख्या कीजिए। उत्पादन के क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बैंक एक देश की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाते हैं, वर्णन कीजिए। विश्व व्यापार संगठन क्या है, यानी WTO, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ये WTO वाला टॉपिक कर लेना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये भी खास। तो देखो मैं लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक है जो तुमको बिल्कुल अच्छे से करने हैं, वो लास्ट में बताऊंगा। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके अच्छे और बुरे प्रभाव कौन से हैं? बैंक एक देश की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाते हैं? धारणीय विकास की परिभाषा दीजिए, इसकी मुख्य विशेषताएं भी बताइए। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों जरूरी है, महत्वपूर्ण है? मानव विकास सूचकांक यानी HDI की बात कर रहे हैं हम, वो क्या है? मानव विकास सूचकांक के घटकों का वर्णन कीजिए। मुद्रा क्या है? मुद्रा के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरण लिखें जो आपने अपने आसपास देखे हों। भारत में पर्यावरण गिरावट के कारणों की व्याख्या कीजिए। मांग जमा क्या है? मांग जमा की दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। निजीकरण के कोई 3 गुण और 3 दोषों के बारे में बताइए। यहाँ पे बस आपको लिखना है, पहले 3 गुण लिख देने हैं। और ये ध्यान रखना, आप कुछ स्टूडेंट बड़े सियाने बनते हैं, वो क्या करेंगे 3 की बजाय, भाई कई एग्जामिनर ने 3 गुण लिख के 3 नंबर मतलब 5 नंबर नहीं दिए तो क्या होगा मेरा। मैं एक काम करता हूँ, 5 गुण लिख देता हूँ और 5 दोष लिख देता हूँ। ये मत करना कभी भी। अगर इन्होंने बोला है 3 लिखो तो 3 ही लिखो, फालतू मत लिखो। कोई जरूरत नहीं है फालतू लिखने की, एग्जाम में नंबर उतने ही मिलेंगे तुमको। तुम 5 लिख दो, चाहे तुम 20 लिखाओ, फिर भी उतना ही देना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 ही लिखो, सही लिखो। लेकिन तुम अगर, क्योंकि होता क्या है, हम 5 लिखने के चक्कर में उल्टा सीधा कुछ भी टेप देते हैं। 3 लिखो, बहुत ही कड़क वाले लिखो, बहुत ही मस्त वाले, कि हाँ तुम्हें वो देखते ही समझ आ जाए कि भाई हाँ लिखा है इसने कुछ। बस वही 3 लिख दो तुम, बढ़िया वाले। कोई जरूरत नहीं है 5-6 करने की उनको। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट में मैं जो बताने वाला था कि टॉपिक कौन कौन से है। ये तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्होंने देखने थे सभी क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अभी मैं बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सुनना चाहो तो सुन सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। एक है आपका मनरेगा वाला। ठीक है, मनरेगा वाला 2005 वाला जो महात्मा गांधी वाला जो है, एक तो ये टॉपिक ये अच्छे से कर लेना बिल्कुल से। उसके बाद में जो है सेक्टरों वाला है, प्राइमरी, ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर जो है हमारे, तो उसके उसके जो है डेफिनेशन कर लेना बेसिकली, कि वो क्या होता है क्या नहीं होता वो वाला। और फुल फॉर्म जरूर कर लेना, फुल फॉर्म आ रही है एग्जाम्स में अच्छी खासी, MCQ में भी आ रही है, ऐसा नहीं है कि MCQ में नहीं आती, MCQ में भी आती है। फुल फॉर्म कर लेना, आपकी बुक में जितनी फुल फॉर्म मिले तुमको वो कर लेना। ठीक है, तो वो एग्जाम्स में आती है आपकी फुल फॉर्म वगैरह भी। बट ध्यान रखना, महात्मा गांधी ये मनरेगा वाला कर लेना। HDI वाला जो टॉपिक है वो भी आप अच्छे से कर सकते हो, ये भी कई बार बहुत रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ वो टॉपिक है जो रिपीट हो रहे हैं, कुछ ऐसे भी है वेल्ले से टॉपिक जो आते हैं इन कुछ चैप्टरों से। तो जिनमें से आ रहा है उसका मैं बता दे रहा हूँ तुमको। HDI मनरेगा वाला हो गया, और ये जो आपका ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो सेक्टर है उस वाला हो गया। तो ये 2-3 टॉपिक है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते रहे हैं, तो इन पे ज्यादा ध्यान रखना तुम। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।